48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 15। तो लॉ नंबर 15 पढ़ते हैं। थोड़ा देर रुकना पड़ा। लॉ नंबर 15 कहता है, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दे। इसका विचार पढ़ते हैं। मोजेस से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं कि जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार उन्होंने यह सबक कष्ट उठाकर सीखा था। अगर एक भी चिंगारी बच रही है तो चाहे वह कितना भी मध्यम हो। फिर से थोड़ा चल रहा है। अगर एक भी चिंगारी बच रही है तो चाहे यह कितनी भी मध्यम हो, अंततः आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह मिटाने के बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा। उसे पूरी तरह कुचल डालो, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी। अब है शक्ति के कुंजी। शक्ति के संघर्ष में आपके बहुत से प्रतिद्वंदी और दुश्मन बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन जरूर बनेंगे, भले ही आप कुछ भी कर ले। इस तरह के दुश्मन आपका बुरा चाहेंगे। उनके इरादे आपको ख़त्म करने के होते हैं। अगर उनसे जूझते समय आप दया या समझौते की आशा में 3/4 रास्ते पर रुक जाते हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टे इसकी बदौलत उनका संकल्प और नफ़रत बढ़ जाएगी और वे किसी न किसी दिन आपसे बदला लेकर ही वह रहेंगे। हो सकता है आपसे पराजित होने के बाद वे कुछ समय तक दोस्ताना व्यवहार का ढंग करें, लेकिन ऐसा सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वे सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। समाधान: अपने दुश्मनों पर दया न करें। उनकी नफ़रत को व्यक्तिगत रूप से ना लें। अपने दुश्मनों को उसी तरह से पूरा कुचल डालें जिस तरह मौके मिलने पर वे आपको कुचल डालते। दुश्मनों के मिट जाने के बाद ही आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। माओ तेनसे तुंग इस नियम के महत्व को जानते थे। 1934 में सभ्यवादी नेता माओ से तुंग और उनके लगभग 75,000 सैनिक पश्चिम चीन के वीरान पहाड़ियों में छिप गए। वे व्यंग काई शेक की विशाल सेना से बचने के लिए वहां छिप गए थे। व्यंग साम्यवादियों को पूरी तरह से खत्म करने का आमदा था। नतीजा यह हुआ कि कुछ साल माओ के सैनिकों की संख्या 10,000 से भी कम रही। नतीजा यह हुआ कि कुछ साल बाद माओ के सैनिकों की संख्या 10,000 से भी कम रह गई। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो च्यांग ने सोचा कि अब साम्यवादियों की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसीलिए उसे कोई खतरा नहीं है। उसने साम्यवादियों का पीछा छोड़ने और जापानियों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना, लेकिन यह उसकी भूल थी। 10 साल बाद साम्यवादी इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने च्यांग की सेना को पछाड़ दिया। च्यांग दुश्मनों को मिटा देने की बुद्धिमत्ता को भूल गया था। माओ नहीं भूले थे। माओ ने च्यांग को तब तक पीछा किया जब तक कि वह और उसकी पूरी सेना ताइवान के टापू पर नहीं भाग गई। आज तक मुख्य चीन पर च्यांग के शासन का कोई चिन्ह नहीं है। आधुनिक युद्ध कला का सूत्र है पूर्ण विजय का लक्ष्य। युद्ध के प्रमुख दार्शनिक कार्ल वॉन क्लोटेज ने इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया है। नेपोलियन के अभियानों का विश्लेषण करते हुए वॉन
क्विलेटिस ने लिखा है, हमारा दावा है कि दुश्मन की सेना का पूरा विनाश ही हमेशा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी विजय हासिल करने के बाद आराम करने की या सुस्ताने का कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय लगे रहने, दुश्मन का पीछा करने, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने, उसके संसाधनों को नष्ट करने और हर उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है जिससे दुश्मन को सहायता और राहत मिल सके। इसका कारण यह है कि युद्ध के बाद हमेशा समझौता होता है और दोबारा क्षेत्र का बंटवारा होता है। अगर आप सिर्फ आधी अधूरी जीत हासिल करेंगे तो आप युद्ध में जीती लगभग सभी चीज़ें समझौते में हार जाएंगे। समाधान आसान है, अपने दुश्मनों के सामने कोई विकल्प न छोड़े, उन्हें पूरी तरह मिटा दे। इसके बाद उनका इलाका आपका हो जाएगा जिस पर आप अपनी मनचाही योजना लागू कर सकते हैं। शक्ति का लक्ष्य दुश्मनों को पूरी तरह से नियंत्रित करना और अपनी इच्छा का पालन करवाना है। आप आधे रास्ते तक पहुंचकर यह हासिल नहीं कर सकते। अगर दुश्मनों के पास कोई विकल्प नहीं होगा तो उन्हें मजबूरन आपकी बात माननी पड़ेगी। युद्ध के मैदान के अलावा भी इस नियम का कई उपयोग हैं। समझौता वह खतरनाक नाग है जो आपकी विजय को डस लेगा। इसीलिए अपने दुश्मनों को समझौते का उम्मीद रखने या रणनीति बनाने का कोई मौका न दे। उन्हें मिटा दे और झंझट खत्म करें। यथार्थवादी बने। अगर आप अपने शत्रुओं के प्रति निर्मम नहीं हैं तो आप कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर आप उन्हें मिटाने या अपनी नज़रों से दूर रखने की स्थिति में नहीं हैं तो आप कम से कम इतना तो समझ ही लें कि वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी दोस्ती के नाटक पर ज़रा भी ध्यान न दें। इस तरह की स्थिति में सतर्कता ही आपकी इकलौता हथियार है। तस्वीर: घायल नाग। अगर आप नाग को अपने पैरों से दबाने के बाद जिंदा छोड़ देते हैं तो वह दोबारा फन तान लेगा और आपको दुगनी जहर से काट लेगा। हारा हुआ शत्रु भी अधमरे नाग की तरह होता है जिसे आप दोबारा शक्तिशाली बनने का मौका देते हैं। समय के साथ साथ उसका जहर बढ़ जाता है। अब है विशेषज्ञों की राय। इस बात पर ध्यान दें कि लोगों को या तो पुचकारा जाना चाहिए या पूरी तरह मिटा देना चाहिए। छोटी चोटों के लिए तो वे प्रतिशोध लेंगे, लेकिन बड़े आघातों के लिए वे प्रतिशोध नहीं ले सकते। इसीलिए मनुष्य को इस तरह से चोट पहुंचाना चाहिए ताकि हमें उसके प्रतिशोध से डरने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था आज का लॉ नंबर 15। आई होप कि लॉ नंबर 15 तुम समझोगे। तो मतलब किसी नेक्स्ट वन के साथ तक देखते रहिए, सुनते रहिए एंड बाय बाय।